देखो बच्चों, पिछली बार हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन ये कर लिया था। इसके पहले हम लोगों ने रिलेशन का डेफिनेशन, बेसिक्स पूरा पढ़ लिया है। और आज रिलेशन चैप्टर का हम लोग थियोरी का लास्ट क्लास करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशंस पढ़ेंगे जो अभी तक हम लोगों ने जनरली हम लोग बेसिक्स में नहीं पढ़ते हैं, है ना। जनरली जो हम लोग एकेडमी में पढ़ते हैं तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव यही तीन पढ़ाया जाता है, और कभी कभी इक्विवेलेंस पढ़ा दिया जाता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा और कुछ डीप में उसके देखेंगे, और कुछ टाइप के स्पेशल टाइप के रिलेशंस हैं वो आज पढ़ के, तो आज इसका थियरी कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें आज हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बाद देखते हैं इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये बहुत आसान है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो इसमें जैसे मान लिया जाए कि लेट आर बी रिलेशन इन सेट ए। जैसे मान लेते हैं कि आर कोई रिलेशन है किसी सेट ए में, कोई सेट ए है उसमें एक रिलेशन आर डिफाइन है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस। तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस कहेंगे। कब कहेंगे, इफ इट इज, अगर ये क्या हो, इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बस इतनी सी बात है कि कोई रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर तीनों है तब वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम लोगों ने पिछली क्लास में खूब बढ़िया से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ लिया एग्जाम्पल के साथ, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जब ये तीनों रिलेशन, अगर कोई रिलेशन के पास ये तीनों प्रॉपर्टी होंगी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीन के तीनों हैं, तो उसको बोल देंगे कि वो क्या है, इक्विवेलेंस। अगर एक भी इसमें से गड़बड़ हुआ, मतलब अगर रिफ्लेक्सिव गड़बड़ हो गया कि सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, या सिमेट्रिक गड़बड़ है, सिमेट्रिक नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, हाँ, या तो ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ गड़बड़ी चल रहा है तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। तीन का तीनों होना जरूरी है। एक भी अगर गड़बड़ हुआ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। एकदम क्लियर से अच्छे तरीके से इसको सब लोग समझ लो, ठीक है, कि उसमें तीन को तीनों होना प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तभी ये इक्विवेलेंस होगा, ठीक। बिल्कुल सिंपल सी बात। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अब कुछ नया चीज देखेंगे जो थोड़ा एकेडमिक्स से हट कर है, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए बताया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस क्लास होता है। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, लेट आर बी एनी इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए। तो हमने पहले से ही मान लिया कि हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर क्या है? आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, किसमें? सेट ए में। ये पहले से बताया है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। एंड और मान लिया जाए कि स्मॉल ए कोई एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग करता है। ये सेट है ना, जिस सेट में हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, उस सेट में एक एलिमेंट हमने कौन सा ले लिया? स्मॉल ए। कोई भी एलिमेंट है, हमें क्या पता भाई, ए के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो एंड ए बिलोंग टू ए कोई एलिमेंट है सेट ए में, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए इज डिनोटेड बाय। तो ए की इक्विवेलेंस क्लास को हम ऐसे नोटेशन देते हैं, ये क्या है, इसको हम पढ़ेंगे ए के इक्विवेलेंस क्लास। अगर ये एक एलिमेंट ए है, इसकी इक्विवेलेंस क्लास को हम इस तरीके से नोटेशन देंगे, और इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। लेकिन होता क्या है इक्विवेलेंस क्लास, ये तो हमें नहीं बताया, लेकिन अभी केवल ये बताया कि ए कोई एलिमेंट सेट ए में, और उस एलिमेंट का जो इक्विवेलेंस क्लास है उसको ऐसे नोटेशन देंगे।
अब ये होता कैसे है, तो इसको लिए डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन ऐसे है कि किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो वो एक सेट होता है, कुछ एलिमेंट्स का वो सेट होता है। x इज सच दैट कि x बिलोंग करेगा A में। इक्विवेलेंस क्लास A का क्या है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का सेट है कि वो एलिमेंट किस में है, वो एलिमेंट जो है सेट A का ही है और साथ में वो एलिमेंट रिलेटेड है A से। तो बहुत बढ़िया, यही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A का डेफिनेशन है। अब ये क्या कहता है इसको थोड़ा समझ लिया जाए। अगर हम लोग को सेट A का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो सेट A के कुछ एलिमेंट्स का हम सेट बनाएंगे, सेट A से ही कुछ एलिमेंट लेंगे और वो एलिमेंट सेट A में ही है, लेकिन वो ऐसा एलिमेंट है जो A से क्या है, रिलेटेड है, X रिलेटेड है A से। तो बहुत बढ़िया, तो इससे हमें यही पता चला कि अगर A का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो A के सेट A के अंदर के वही एलिमेंट इसके अंदर डाले जाएं जो A से रिलेटेड हों। मतलब ये ना X रिलेटेड है A से, उसी X को सेट A के अंदर डालना है, सिंपल सी बात। अगर A का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो जो लोग A से रिलेटेड हैं उनको पकड़ के सेट के अंदर डाल दिया जाए, काम खत्म है। नहीं समझ में आया तो और इसको बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल ले लिया जाए तो ये समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि क्या होता है वास्तव में ना, और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, तब इसका असली मसाला समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेट A है 1 2 3 और इसके अंदर एक रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया ऐसे 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, कुछ भी ले सकते हैं। तो इस सेट के अंदर एक रिलेशन डिफाइन है। अब सेट A का हमने एक एलिमेंट ले लिया 1, अब कह रहा है कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास बताइए। तो आसान है, क्या डेफिनेशन कहता है कि A का इक्विवेलेंस क्लास के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो A से रिलेटेड हों। तो बहुत बढ़िया, 1 से रिलेटेड कौन कौन है, 1 से रिलेटेड है 1 तो वो इसके अंदर आ जाएगा, 1 से रिलेटेड है 2 तो वो इसके अंदर आ जाएगा, 1 से रिलेटेड है 2 तो वो तो यही चीज रिपीट हो गया। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास आ गया 1, 2, सिंपल। अगर 2 का इक्विवेलेंस क्लास पूछे तो 2 से कौन कौन रिलेटेड है, 2 से खुद 2 रिलेटेड है और 2 से 1 भी रिलेटेड है। तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास आ गया 2 1, यदि 1 2 एक ही बात है। और 3 का इक्विवेलेंस क्लास मतलब 3 से कौन रिलेटेड है, तो 3 से खुद 3 रिलेटेड है और 3 किसी से रिलेटेड है नहीं, तो 3 के इक्विवेलेंस क्लास में आ गया 3। तो अब बढ़िया है, अब आराम है ना, अब एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना है उसके जितने रिश्तेदार हैं सबको पकड़ के एक सेट के अंदर डाल दो, होगा इक्विवेलेंस क्लास। एक की जिसके 1 की जिसके साथ रिश्तेदारी है पकड़ लाओ और एक सेट के अंदर बंद कर लो। अगर हमको अपना इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो हम क्या करें, हमारे जितने रिश्तेदार हैं सबको एक सेट में बंद कर दें, हमारा इक्विवेलेंस क्लास हो गया, है ना। दावत में बुलाते हैं ना, हमारे जितने रिलेशन में होंगे सबको दावत में बुलाएंगे, तो हम अपना इक्विवेलेंस क्लास ही तो बना रहे हैं दावत में। तो यही यहाँ ये भी तो कर रहा है, 1 से जितने लोग रिलेटेड सबको बुला के एक सेट में बंद कर दिया, इक्विवेलेंस क्लास हो ही गया। आसान है ना, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखा जाए भाई। तो ये हो गया एक ये और एक नया टाइप का चीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं। जैसे हम लोग एक नया चीज यहाँ देखेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन देखना है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? A relation R is called antisymmetric। एक रिलेशन कोई R है उसको हम क्या कहेंगे, एंटीसिमेट्रिक कहेंगे। कब कहेंगे? अगर A रिलेटेड हो B से एंड B रिलेटेड हो A से, देन A बराबर हो जाए B के। बहुत बढ़िया। सिमेट्रिक में क्या बताया गया था? सिमेट्रिक में बताया गया था कि अगर A B से रिलेटेड हो
और बी ए से रिलेटेड हो तो वो होता है सिमेट्रिक। लेकिन यहाँ एक चीज और है, ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन ए से हो, उसके बाद ए और बी आपस में बराबर भी हो, ये नया चीज जुड़ गया तो वो एंटी सिमेट्रिक कहलाता है। सिमेट्रिक के लिए केवल इतना, ए रिलेटेड होना चाहिए बी से और बी रिलेटेड होना चाहिए ए से, तब वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। लेकिन एंटी सिमेट्रिक में ए और बी बराबर भी होने चाहिए, ये नया चीज उसमें जुड़ गया तो वो एंटी सिमेट्रिक बन गया। ठीक है, इसको ऐसे भी लोग लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी की जगह हम ऐसे भी लिख देते हैं कि ए कॉमा बी आर में बिलोंग करना चाहिए एंड बी कॉमा ए आर में बिलोंग करना चाहिए, देन ए और बी बराबर होना चाहिए। तो चाहे इस तरीके से लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, दोनों एक ही बात है। तो बहुत से लोग ऐसे लिखना पसंद करते हैं या तो ऐसे। इसका भी मतलब यही है कि ए रिलेटेड है बी से, इसका मतलब है कि ए कॉमा बी बिलोंग करता है सेट आर में। अगर आर में ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं, इसका यही मतलब है कि ए और बी आपस में रिलेटेड हैं। तो चाहे ये यूज करें चाहे ये, बात एक ही है, ऐसे भी लिखा जा सकता है ऐसे भी। तो जैसे इसका हम एक एग्जाम्पल समझें कि ऐसा कहाँ देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर हमारा ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, हो गया ना दोनों साइड से। जैसे कह रहा है ए बी से रिलेटेड हो और बी ए से रिलेटेड हो, तो यहां रिलेशन हमने ले लिया सबसेट का। तो ए सबसेट है बी का, अब बी सबसेट है ए का, मतलब पहला दूसरे से रिलेटेड हो और दूसरा पहले से। तो यहां तो हो रहा है, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, अगर ऐसा है तब हम पक्का कह सकते हैं कि ए और बी आपस में बराबर हो। सेट थियरी में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, देन ए बराबर है बी के। मतलब ये कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, मतलब जो सबसेट का रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एंटी सिमेट्रिक पढ़ लिया। तो ऐसे ही कुछ और स्पेशल रिलेशन हम लोग अलग से आज पढ़ के आज की हम लोग थियरी कंप्लीट करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्लास से हम लोग इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एंटी सिमेट्रिक के बाद थोड़ा इनवर्स रिलेशन देखेंगे कि इनवर्स रिलेशन किसे कहते हैं। देख लिया जाए ये भी भाई, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन क्या होता है। लेट आर बी अ रिलेशन, आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। आर एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी पर, ठीक है। देन आर इनवर्स, ये आर की पावर -1 नहीं है, आर इनवर्स बढ़िया केवल सिंबल है बस। इसको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आर की पावर -1 मतलब 1/r, ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल एक नोटेशन है। ऐसे लगा है तो इसको आर इनवर्स पढ़ना है, बाकी एक्सपोनेंट की तरह पावर रूल यहाँ काम नहीं करेगा। वो एक सिंबल, एक नोटेशन है बस, ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। तो ये आर इनवर्स है। देन आर इनवर्स इज अ रिलेशन, तो आर इनवर्स एक रिलेशन होगा कहां से, फ्रॉम बी टू ए। बहुत बढ़िया, अगर आर रिलेशन है ए से बी में तो आर इनवर्स कहां से होगा, बी से ए में। डिफाइंड एज, और ये कैसे डिफाइंड है, बहुत आसान है। आर इनवर्स के अंदर होगा बी कॉमा ए, आर इनवर्स के अंदर क्या होगा, बी कॉमा ए, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ये है। तो अगर मतलब आर के अंदर अगर ए कॉमा बी है तो आर इनवर्स के अंदर बी कॉमा ए होगा, है? तो ये आसान काम है। अगर हम लोग को एक रिलेशन आर डिफाइन है पहले से तो हम उसको देखकर आर इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर आर के अंदर ए कॉमा बी है तो आर इनवर्स के अंदर उसी का जो है रिवर्स करके एलिमेंट डाल देंगे, बी कॉमा ए, सिंपल सी बात। जैसे ये बहुत आसान हो गया। जैसे आर एक हम लोग को रिलेशन दिया है, उसके अंदर दिया है 1 2 2 1 2 3 3 2, हाँ ऐसे करके दिया है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3। तो डेफिनेशन क्या कहता है, अगर आर ये है तो आर इनवर्स कैसा होगा, अगर आर के अंदर ए बी है तो आर इनवर्स के अंदर बी ए होगा। मतलब इसके अंदर 1 2 है तो इसके अंदर 2 1 होगा, ठीक है।
अगर इसके अंदर 2 1 है तो इसके अंदर 1 2 होगा, इसके अंदर 2 3 है तो इसके अंदर 3 2 होगा, और यहाँ पर 3 2 है तो ये 2 3 होगा। 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 3 3 का। अब यहाँ देख रहे हो ये इत्तिफाक से दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर भी हो गए। आर इनवर्स का जो है, आर इनवर्स आर के इक्वल ही है, क्योंकि 1 2 इसमें है और 1 2 इसमें भी है, 2 1 इसमें है 2 1, तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, तो ये लोग आपस में इत्तिफाक से बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी इसमें हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आर है तो उसके अंदर के सारे एलिमेंट को हम क्या करें, उल्टा कर दे तो वो क्या बन जाएगा, आर इनवर्स। जरूरी नहीं कि ये लोग हमेशा बराबर ही हों, ये तो इत्तिफाक से इक्वल हो गया। जैसे आर के अंदर अगर हमारे पास लिखा है 2 3 1 2 1 1, तो अब इसका अगर आर इनवर्स निकाला जाए तो यहाँ 2 3 है तो यहाँ 3 2 होगा, अब यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 होगा, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा। तो अब यहाँ पर आर और आर इनवर्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये लोग आर और आर इनवर्स बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं कि हमेशा बराबर ही होगा। बस ये है कि इसके जो एलिमेंट होंगे उसके रिवर्स एलिमेंट इसके अंदर होंगे। यहाँ ए बी है तो आर इनवर्स में बी ए होगा, तो यही देख लो। अब यहाँ अगर 2 3 है तो इसके अंदर 3 2 है, 1 2 का 2 1, 1 1 का तो उल्टा 1 1 ही होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल इस बार नहीं है ना, तो ये कोई पक्का नहीं कि आर का आर इनवर्स बनाएंगे तो इक्वल ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये हो गया हमारा इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो और भी कुछ इसमें रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे एक कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट रिलेशन क्या होता है वो भी समझ लिया जाए। ठीक है, आज इसमें का थियरी का फाइनल क्लास है, तो आज इसका पूरा हम लोग असली मसाला पढ़ लेंगे, जैसे कुछ बाकी ना रहे, क्वेश्चन को लगाते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो कंपोजिट रिलेशन क्या होता है ये देख लिया जाए, है ना भाई। बिना असली मसाला इसका पढ़े क्वेश्चन कैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो ये पढ़ लिया जाए कंपोजिट रिलेशन। तो जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास ए बी एंड सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लिया जाए कि ए बी और सी हमारे पास 3 नॉन एम्प्टी सेट है, खाली नहीं है, सब में कुछ ना कुछ है, कोई भी खाली नहीं है। एंड आर इज अ रिलेशन, और आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। अगर तो मान लेते हैं कि आर रिलेशन कहां से है, ए से बी में। ठीक है, तो वो तो हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि अगर आर रिलेशन है ए से बी में तो आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, ये तो जाहिर सी बात है। और एस एक रिलेशन है फ्रॉम बी टू सी, और एस एक रिलेशन है जो बी से सी पर जाएगा। अगर एस बी से सी में रिलेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस सी का। तो ये हमने बना लिया कि आर जो है ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन कर दिया गया और एस बी से सी में। देन कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड एस इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी। तब जो हमारा कंपोजिट रिलेशन होगा आर और एस का, कौन सा रिलेशन, कंपोजिट रिलेशन होगा, कहां से, आर और एस, इन दोनों रिलेशन का जो कंपोजिट मतलब मिलाकर इकट्ठा कर कर, या ऐसा रिलेशन जो दोनों इन दोनों के बराबर में अकेले काम करता है उसको कंपोजिट रिलेशन कहते हैं। आर और एस मिलकर जो काम करेंगे वो अकेले काम करने वाला एक रिलेशन मिलेगा, उसको कंपोजिट कहते हैं, या तो प्रोडक्ट ऑफ रिलेशंस भी कह सकते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट रिलेशन क्या होगा, वो डायरेक्ट ए से सी में जाएगा। कहां से, डायरेक्ट ए से सी पर जाएगा। तो बहुत बढ़िया, जैसे हम ए से बी जाएं और बी से सी जाएं, जाना तो सी पर ही है फाइनली, तो ये डायरेक्ट पहुंचाएगा ए से लेकर सी तक, है ना। जैसे हम लोग यहाँ से टैक्सी पकड़ते हैं ना, कहाँ से टैक्सी पकड़ते हैं, जैसे ये मुंडेरा है और उसके बाद पानी टंकी पड़ता है, और फिर कहाँ है,
उसके बाद कचहरी आती है, ऐसे टैक्सी मिलती है ना। हाँ ठीक है, कचहरी का स्पेलिंग ठीक कर लिया जाए क्या, जो भी स्पेलिंग है। तो अब भाई टैक्सी पकड़ोगे तो पहले मुंडेरा से ले जाके पानी टंकी उतारेगा, 10 रुपया दे दिए, कितना रुपया 10। अब फिर पानी टंकी से कचहरी जाओगे फिर 10 रुपया लेगा। तो इससे बढ़िया एक काम ना करे, एक ऐसा टैक्सी पकड़ें या बस पकड़े, कोई साधन जो डायरेक्ट मुंडेरा से कचहरी पहुंचा दे और 10-10-20 रुपया ले ले। ये भी एक तरीका है, ऐसा कर सकते हैं ना। तो ये वही काम करेगा। ये स्टेप्स में आर पहले यहां से यहां पहुंचाएगा, फिर एस यहां से यहां पहुंचाएगा, और जो दोनों का कंपोजिट रिलेशन है आर और एस का, वो ए से सी पर डायरेक्ट पहुंचा देगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो हम डायरेक्ट भाई जाना तो वहां फाइनली सी पर ही पहुंचना, तो डायरेक्ट चले जाओ। तो आर और एस का कंपोजिट रिलेशन यही काम करेगा। आर यहां से यहां जा रहा है, एस यहां से यहां, तो आर कंपोजिट एस को ऐसे लिखते हैं, आर कंपोजिट एस। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं, आर कंपोजिट एस। ये डायरेक्ट ए से सी पर जाएगा। बढ़िया जुगाड़ है ना, इतनी सी बात है। तो वो हम लोग लिखेंगे। हाँ, डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी। तो आर और एस का कंपोजिट ए से सी पर होगा। तो आर कंपोजिट एस को हम ऐसे लिखते हैं, आर कंपोजिट एस। तो अगर ये ए से सी पर डिफाइंड है तो मतलब ये सबसेट होगा ए क्रॉस सी का। ठीक है, और आर कंपोजिट एस के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे इस तरह के ए कॉमा सी टाइप के, क्योंकि वो ए के एलिमेंट को डायरेक्ट सी के एलिमेंट पर भेजेगा। तो इसके अंदर ए के एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट को सेट सी के एलिमेंट से ये कनेक्ट करेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट, तो इसके लिए देयर एग्जिस्ट एक बी मिलेगा सेट बी के अंदर, सच दैट, ये किसका सिंबल है, ये उल्टा ई नहीं है, इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, मतलब एक बी मिलेगा। कहां मिलेगा, सेट बी के अंदर, सच दैट कि ए कॉमा बी आर में रहा होगा और बी कॉमा सी कहां रहा होगा, एस में रहा होगा। तो बहुत बढ़िया। आर क्या करेगा, ए को, आर पहले ए को बी पर ले जाएगा और एस क्या करेगा, बी को सी पर ले जाएगा। ठीक है, और आर कंपोज एस क्या करेगा, डायरेक्ट ए को लेकर सी पर चला जाएगा। सही है, तो ये है मतलब आर और एस दोनों मिलकर काम करते हैं। बी जो है बीच में ब्रिज की तरह काम करता है, पुल की तरह काम कर रहा है, दोनों को कनेक्ट करने का, कि पहले यहां से यहां लाओ, फिर इसको यहां से हम यहां ले जाएंगे, और कंपोजिट वाला डायरेक्ट ए से सी पर लेकर भाग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंपोजिट रिलेशन हमारा डिफाइन हो गया। एक और लास्ट रिलेशन पढ़ लें तो बस आज का हम लोग का ये रिलेशंस वाले का पूरा असली मसाला कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, आज पूरा जो बचा कुचा है सब पढ़ लिया जाए, जैसे थियरी में कुछ भी बाकी ना रहे। तो एक हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन। एक कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो क्या होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग कर लेते हैं, लेट m बी एन इंटीजर। मान लेते हैं कि m कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर, हमें क्या पता कौन सा होगा, कोई ना कोई इंटीजर होगा। एंड a and b are also two integers। पहले हमने एक इंटीजर m ले लिया, उसके बाद a और b दो इंटीजर हमने और लिए। ठीक है, तो नाउ a एंड b, अब ये जो दोनों हैं a एंड b आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m। a और b को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m। क्या कहेंगे, हम बोलेंगे कि a और b कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m है। कब है, कब है भाई, अगर हम बोलेंगे कि a और b कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m है, अगर m हमारा डिवाइड करेगा
ए माइनस बी को। बिल्कुल सिंपल सी बात। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हमारा इंटीजर एम ए माइनस बी को डिवाइड करेगा तो इसी बात को हम, चाहे हम ये बोले कि एम डिवाइड करता है ए माइनस बी को, चाहे ये बात बोली जाए और चाहे ये बात बोली जाए, ए एंड बी आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम, या तो हम बोले ए बी आर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम, एक ही बात है। चाहे ये बोले चाहे ये बोले, इसका मतलब यही होता है कि m डिवाइड करेगा a माइनस बी को। बिल्कुल। तो ये जो इतना लंबा लिखा है इसको छोटा तरीके सिंबॉलिक लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे। a इसको कॉन्ग्रुएंट पढ़ते हैं, ट्रिपल लाइन जो बना है इसको क्या पढ़ते हैं? कॉन्ग्रुएंट। a कॉन्ग्रुएंट टू b, मॉडुलो को MOD लिखते हैं शॉर्ट में m। तो ये चीज लिखा जाए, चाहे ऐसे बोला जाए चाहे ऐसे, एक्चुअली में ये जो लाइन लिखी हुई है इसी लाइन को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली। तो इतना लंबा अंग्रेजी में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। इसका मतलब यही होता है कि ए माइनस बी को m डिवाइड कर रहा है, इतनी सी बात है। जैसे एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल में लिख दिया जाए ऐसे 14 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 6, तो ठीक रहेगा ना? क्योंकि 14 माइनस 2 को डिवाइड, इसका मतलब इसका क्या पड़ा मतलब होता है कि a माइनस बी को m डिवाइड करेगा। तो उसी तरह यहाँ 14 माइनस 2 को 6 डिवाइड करेगा। तो 14 माइनस 2 आया 12, अब 12 को तो 6 तो डिवाइड करेगा ही, करेगा ना? तो यही मतलब है। तो इसका मतलब अगर इस तरीके से कुछ लिखा है तो हम ये समझेंगे कि जब इसमें से इसको घटाया जाएगा तो ये उसको डिवाइड कर देगा, यही मतलब इसका होता है। और ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब यहाँ पर हम लोग को एक चीज ये भी जान लेना है कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इसके लिए इसको हमको देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। जैसे एग्जांपल में रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को बराबर कर दें। तो ये बात तो ठीक है ना? अगर रिफ्लेक्सिव करना है तो a को a से रिलेटेड होना चाहिए। तो अब डेफिनेशन के हिसाब से a माइनस a को क्या m डिवाइड नहीं करेगा? करेगा। a माइनस a क्या आएगा? 0/m, तो 0 आंसर आएगा। तो अगर हम यहाँ भी a रख दें यहाँ भी a रख दें तो a माइनस a मतलब 0 को तो हर नंबर डिवाइड करता है, तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये बात ट्रू है। यहाँ जो भी नंबर यहाँ वही नंबर यहाँ, तो हर एक नंबर इस तरीके से चाहे यहाँ जो नंबर रखें तो हर नंबर अपने आप से रिलेटेड हो जाएगा। मतलब a रिलेटेड हो जाएगा a से। तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m का रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। उसी तरह जरा हम इसका सिमेट्री चेक कर लें, सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है, मतलब कि a माइनस b को कौन डिवाइड करता है? m। तो हम ये पक्का लिख सकते हैं b कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m, मतलब b माइनस a को कौन डिवाइड करेगा? m। ये तो निश्चित सी बात है। अगर a माइनस b को m डिवाइड करेगा तो b माइनस a को भी m डिवाइड करेगा। जैसे हम लोग अभी यहाँ लिए थे, अगर 14 माइनस 2 को 6 डिवाइड कर रहा है तो 2 माइनस 14 को भी तो 6 डिवाइड करेगा। आंसर क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिवाइड करना जरूरी है। तो ये आएगा 12/6 कितना आएगा? 2। यहाँ से -2 आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, डिवाइड कर रहा है कि नहीं। मेन बात ये है, डेफिनेशन तो यही कह रहा है कि डिवाइड करना चाहिए। तो अगर a माइनस बी को m डिवाइड कर रहा है तो b माइनस a को भी m डिवाइड करेगा। निश्चित सी बात है, हमेशा ऐसा होगा। मतलब a b से रिलेटेड है और b a से रिलेटेड है, मतलब ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक भी है। तो अब एक इसका देख लिया जाए कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव भी बन जाएगा, तो जब कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा तो वो इक्विवेलेंस बन जाएगा। तो ये भी देख लिया जाए। मान लेते हैं कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है, मतलब
मतलब ये है कि a माइनस बी को m डिवाइड करता है, तो डिवाइड करने पर मान लो कुछ ना कुछ आया, मान लो k1 आया, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। इसका हमने ऐसा माना है भाई ट्रांजिटिव के लिए कि a और b में रिलेशन होना चाहिए, तो अगर इसमें रिलेशन है तो डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा होगा। और साथ में ये भी मान ले रहे हैं कि a b से रिलेटेड है तो b c से रिलेटेड हो, है तो ऐसा भी मान लेते हैं। a b से रिलेटेड है, b c से रिलेटेड, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि b माइनस सी को m डिवाइड करेगा तो कुछ और आएगा, मान लो k2 आएगा। कुछ ना कुछ डिवाइड कर रहा है तो भाई कुछ ना कुछ आएगा, हमें क्या पता, लेकिन आएगा। तो अब हमें a b से रिलेटेड, b c से रिलेटेड, तो हमें प्रूव करना है कि a c से रिलेटेड होगा। a c से रिलेटेड होने का मतलब कि a माइनस सी को m डिवाइड करेगा, यही प्रूव कर दे, काम खत्म। दोनों को जोड़ देंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड किया जाए, तो ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट वाले से ऐड होगा, a माइनस बी बाई एम प्लस बी माइनस सी बाई एम, और यहां से k1 प्लस k2। अब यहां दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह कम है। हाँ, तो अगर बेस सेम है तो क्या काम किया जाएगा, a माइनस बी अब प्लस बी माइनस सी डायरेक्ट हो जाएगा बराबर में k1 प्लस k2, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो इससे पता चला कि a माइनस सी बाई एम बराबर में कितना है, k1 प्लस k2 है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि a माइनस सी को जब m से डिवाइड करते तो कितना आता है, k1 प्लस k2 आता है। कुछ ना कुछ तो आ रहा, डिवाइड तो हो ही रहा है, चाहे जो आए उससे मतलब नहीं, लेकिन डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो अगर a माइनस सी को m डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a जो है c से रिलेटेड है, मतलब हम लिख सकते हैं a कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या था, लिख दिया जाए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हम लोगों को प्रूव करना था कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m में इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया, इसलिए इक्विवेलेंस। अगर कभी ये बीच में इससे मुलाकात हो गई कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m से, तो हम लोग सीधा दिमाग में आना चाहिए कि ये रिलेशन कैसा होता है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों होता है, मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो आज की कथा यहीं पर समाप्त, और इस चैप्टर का पूरा थियरी कंप्लीट हमने करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास पर क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।